डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। और इस टॉपिक से संबंधित यह पार्ट थर्ड है, यानी कि ये जो वीडियो ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले इसी टॉपिक से संबंधित पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड बनाए जा चुके हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक इस पार्ट थ्री वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उसे अवश्य देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और ये जो पार्ट थर्ड है इसके अंतर्गत हम एक नेक्स्ट जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन बहुत होते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत भी हम एक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत जानेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पूरा अंत तक देखिए। और ये वीडियो आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, चाहे वह आपका DSSS हो, चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, या KVS या अन्य विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जो कि स्पेशल एजुकेशन में भर्ती के लिए होते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो कोर्स डिप्लोमा, BEd एंड MEd जो स्पेशल एजुकेशन में चलते हैं उनके लिए भी उपयोगी है। साथ ही साथ समाज के हर उस व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी है जो हमारे समाज में ऐसे स्पेशल नीड्स बच्चों के बारे में जो गलत भ्रांतियाँ फैला करके रखे हैं, तो उनके बारे में भी जानें, उनकी विशेषताओं के बारे में जानें तो बहुत ही जागरूकता होगी। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिए। और यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करिए, लेकिन अपना वोट ज़रूर दीजिए। साथ ही अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ वो भी उठा पाएँ। साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है पार्ट थ्री में, मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता, उसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि मेंटल रिटार्डेशन जो कि पहले नाम था, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो कि बदल गया है नाम। अब वो कब बदला, किसने बदला, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सबसे पहला बिंदु है कि फ्रांसीसी चिकित्सक जीन मार्क इटार्ड के प्रयास से 1800 ईस्वी में मानसिक मंद बच्चों के लिए व्यवस्थित शिक्षा का शुभारंभ हुआ। व्यवस्थित का मतलब होता है एक सुचारू रूप से चलने वाली शिक्षा, जो कि इससे पहले नहीं थी, क्योंकि इससे पहले ना ही इनके लिए कोई व्यवस्थित थी, इनको केवल मजाक का पात्र बनाया जाता था। और जिसके कारण हमारे समाज में चिंतन शक्ति जैसे जैसे बदली, हमारे समाज का विचार बदले, वैसे ही ऐसी व्यवस्थाएं होती चली गई। नेक्स्ट है, जीन मार्क इटार्ड ने मानसिक मंद बच्चों के अनुदेशन से संबंधित पुस्तक भी लिखी। अनुदेशन यानी कि जो इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाए, जिसका नाम द विल्ड बॉय ऑफ एविरॉन। यानी कि इस पुस्तक में इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी तौर तरीके दिए गए हैं, टेक्निक्स दी गई हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर जो मानसिक मंद या जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं उनको पढ़ाया कैसे जाए, उनको हम निर्देशन कैसे देंगे। और नेक्स्ट है कि 1848 में मानसिक मंद बालकों के लिए पहला आवासीय विद्यालय मैसाचुसेट्स अमेरिका में खुला। और नेक्स्ट है कि मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण अधिगम के लिए विशेष कक्षा युक्त सरकारी क्षेत्र का पहला विद्यालय 1879 यानी 1879 में जर्मनी में खुला। विशेष कक्षा युक्त मन यानी कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो मानसिक मंद या बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार विशेष कक्षा युक्त सरकारी क्षेत्र का निर्माण किया गया, जो पहला विद्यालय था वो भी जर्मनी में। तो इससे विभिन्न प्रकार के एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और नेक्स्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण,
मानसिक मंदता का नाम बदलकर 24 जुलाई 2019 को आरसीआई यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने बौद्धिक अक्षमता कर दिया। यानी कि ये कई बार सवाल पूछता है और आगे भी पूछता ही रहेगा, तो इसको ध्यान से पढ़ें, समझें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी इससे संबंधित मिल सके। अभी तो हम केवल कॉन्सेप्ट के बारे में जाने हैं। अब हम जानते हैं इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका, बौद्धिक अक्षमता या मानसिक मंदता का। देखिए, मानसिक मंदता एक स्थिति है जो विभिन्न ज्ञात और अज्ञात कारणों से मस्तिष्की कोशिका के क्षतिग्रस्त होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। मतलब कोई एग्जैक्ट कोई ज्ञात कारण नहीं होता है, और विभिन्न प्रकार के कुछ ज्ञात कारण भी होते हैं और कुछ ज़्यादातर अज्ञात कारण भी होते हैं। जो मस्तिष्की कोशिका के यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसमें जो हमारा सिस्टम होता है वो कोई ना कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण वे समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते, और समाज उन्हें पिछड़ा बालक या विभिन्न प्रकार के ऐसे नाम दे देता है कि यदि वो थोड़ा बहुत सही भी होते हैं तो भी वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं, और वो सोचने समझने की प्रक्रिया जो एक सामान्य बच्चे में होती है वो नहीं हो पाती। इसके कारण ये मानसिक एवं शारीरिक विकास अपेक्षाकृत कम होता है। अगर मस्तिष्क की कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनमें मानसिक एवं शारीरिक विकास नहीं होता। मानसिक विकास हम लोग उसे मानते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सोच पाता है, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर पाता है, या शारीरिक विकास एकदम बढ़िया दिखता हो, लेकिन इनमें मोटर स्किल की भी प्रॉब्लम दिखती है। लेकिन सभी मानसिक बच्चे जो मानसिक मंद या बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं एक जैसे नहीं होते, क्योंकि इनकी गंभीरता के अलग अलग स्तर भी होते हैं। बिल्कुल, जो इनकी डिग्री होती है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड किस कैटेगरी का है, इसके बारे में भी अभी हम आगे जानेंगे। बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है, यानी कि जो सामान्य बच्चों का अगर बुद्धि लब्धि 90 से 100 या 110 है, तो इनका ये बॉर्डर लाइन जो 70 होता है, 70 से कम। अब इससे क्या होता है कि इनका सामाजिक विकास प्रभावित होता है, और इसके कारण दिन प्रतिदिन की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि सामाजिक विकास हमारा तभी हो पाता है जब हम समाज के साथ इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन इनको नहीं पता होता कि किस तरीके से हमें दूसरों से बात करना है, किस तरीके से पेश आना है, कैसे व्यवहार करना है, और इसके कारण इनका जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन अवधि है, वो शुरुआत से ही काफ़ी समस्या ग्रसित हो जाती है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा शैक्षणिक उपलब्धि में भी कमी पाई जाती है, यानी कि जो एजुकेशनल अचीवमेंट होता है, जिस तरीके से सामान्य बच्चा जो परफॉर्मेंस करता है, वो इनमें कमी पाई जाती है। तो ये रहा हमारा मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता का अर्थ। तो अगर हम इसको एक परिभाषा में बना दें तो ये कह सकते हैं कि मानसिक मंदता एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति में या जो मानसिक मंदता से ग्रसित है उसमें विभिन्न प्रकार के ऐसी समस्याएं जो समाज के सामान्य व्यक्ति में नहीं पाई जाती हैं होती हैं, जिसके अंतर्गत सामाजिक विकास का ना हो पाना, दिन प्रतिदिन की समस्याएं होना, मानसिक एवं शारीरिक विकास ना हो पाना, शैक्षणिक उपलब्धि में कमी दिखना, ऐसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। और आइए अब हम जानते हैं कुछ डेफिनेशंस। बहुत सारे जो अधिनियम हैं या बहुत सारे लोग हैं जो एसोसिएशंस हैं, ये बताते हैं कि वास्तव में जो मानसिक मंदता है वो क्या है, या बौद्धिक अक्षमता है वो क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, यानी कि जो मेंटल रिटार्डेशन है इसके बारे में इन्होंने परिभाषा दी है कि मेंटल रिटार्डेशन मीन्स ए कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन व्हिच इज स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय सबनॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि जो मानसिक मंदता का अर्थ है कि व्यक्ति के जो दिमाग होता है, जो माइंड होता है, उसके अधूरे विकास की स्थिति है, यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट विकसित नहीं हो पाता है। ये इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन है।
जो विशेष रूप से बुद्धि की उप समानता की विशेषता है, यानी कि पूरी तरीके से जब डेवलप नहीं हो पाता तो हम ये मानते हैं कि ये उप श्रेणी में आता है, सेकेंडरी में आ जाता है, यानी कि उस स्थिति में नहीं रहता जो एक सामान्य बच्चा रहता है। और दूसरी परिभाषा, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन AAMR 2002 में ये परिभाषा दी गई थी कि मेंटल रिटार्डेशन इज ए डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड इन एडॉप्टिव बिहेवियर एज एक्सप्रेस्ड in conceptual, social and practical adaptive skills. This disability originates before the age of 18. यानी कि ये जो AAMR परिभाषा बताता है कि मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो बौद्धिक कार्यप्रणाली और अनुकूली व्यवहार दोनों में जो एक इम्पोर्टेंस, जो सीमा होती है, उसकी एक विशेषता है। जैसा कि मतलब वैचारिक, सामाजिक और जो व्यवहारिक अनुकूली कौशल में व्यक्त किया गया है। और साथ ही ये भी जो दिव्यांगता है, विकलांगता है, ये 18 वर्ष की आयु से पहले उत्पन्न होती है। तो इनमें जो सीमाएं होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। इनके जो विचार होते हैं वो एक अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नहीं होते हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इनके लिए एडॉप्टेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी कि RPWD एक्ट 2016, जिसे हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कहते हैं, 2016 के अनुसार क्या परिभाषा है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड by significant limitation both in intellectual functioning, reasoning, learning, problem solving and in adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skill including। यानी कि बौद्धिक विकलांगता जो बौद्धिक कार्य होते हैं जैसे कि तर्क करना, सीखना या समस्या समाधान, इस प्रकार के और साथ ही अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की जो विशेषता होती है उस स्थिति को दर्शाता है। यानी कि ये रीजनिंग नहीं कर पाते, लर्निंग नहीं कर पाते सही से, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है उसमें बहुत लिमिटेशन होती है, बहुत सीमाएं होती हैं इनको, और जिसमें हर दिन विभिन्न प्रकार की सामाजिक और व्यवहारिक जो एक रेंज होता है उसको भी ये एडॉप्टिव बिहेवियर विच कवर्स ए रेंज ऑफ एवरी, यानी कि पूरी तरीके से उसमें भी सीमा है। एक बेहतर जो परफॉर्मेंस है समाज में वो नहीं कर पाते, चाहे वो इंक्लूडिंग सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, जो सामाजिक और जो व्यक्तिक या विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रायोगिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी ये नहीं कर पाते। तो यदि ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि वो मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षम व्यक्ति हैं। तो ये हमारी परिभाषाएं रही। नेल्सन मंडेला ने भी अपनी एक बेहतर बात कही है कि ओनली 50 years ago persons with intellectual disabilities were scorned, isolated and neglected. Today they are able to attend school, become employed and assimilate into their local community। यानी कि अगर हम केवल 50 साल पहले देखें तो जो पर्सन्स विद जो यानी कि जो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चे हैं उनको स्कॉर्न यानी कि अपमान बहुत किया जाता था, आइसोलेट यानी अलग थलग कर दिया जाता था, नेग्लेक्ट नकार दिया जाता था। बट टुडे यानी आज वर्तमान में ऐसा नहीं है। दे आर एबल टू अटेंड स्कूल, अब वो सक्षम हैं, स्कूल में जाते हैं, एम्प्लॉय भी करते हैं, साथ में जुड़ते भी हैं और लोकल कम्युनिटी के साथ जो हमारा समूह होता है, समुदाय होता है, उसमें भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो आज ऐसा भी ये दृश्य देखने को मिलता है। तो ये नेल्सन मंडेला द्वारा कही गई बात है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब हम इनकी विशेषताओं को जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चे होते हैं, जिनके बारे में हमारा ये टॉपिक है आज का, तो उसकी हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है इन बच्चों से संबंधित कि मानसिक मंद बच्चा अन्य बच्चों की तरह किसी क्रिया को आसानी से नहीं सीखता है। आसानी से क्यों नहीं सीख पाता है? क्योंकि ये इनका जो मेंटल प्रोसेस होता है सामान्य की तरह नहीं होता। मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा बैठा है और शिक्षक किसी गतिविधि को पढ़ा रहा है, तो वो तो सामान्य की तरह पढ़ाता है, ना कोई टीएलएम, ना कोई किसी भी तरीके का फ्लैश कार्ड या चार्ट या कोई ऐसा क्लिप वीडियो कुछ भी नहीं दिखाता, जिसके कारण जो उनकी नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाती और वो सीख नहीं पाते। ऐसे बच्चों को बैठने, स्थान परिवर्तन, हाथ पैर के प्रयोग इत्यादि में कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि जब हमारा मेंटल प्रोसेस बेटर नहीं होता तो हम बहुत सारी गतिविधियों, बहुत सारी कंट्रोलिंग पावर को खो देते हैं और जो हमारा भौतिक परिस्थितियां हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। इसीलिए ऐसी समस्या भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आसपास की घटनाओं एवं दूसरे के बोलने पर बच्चे द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया देर से होती है। यानी अगर कोई इनसे सवाल करे या कुछ भी बोला जाए, अगर पूछा जाए कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो ये देर से देते हैं, क्योंकि इनमें समस्या है, जल्दी किसी चीज़ को समझ नहीं पाते। यानी कि बहुत ही डिले होता है हर चीज़, इनमें प्रोसेसिंग बहुत धीमी होती है। नेक्स्ट है कि ऐसे बच्चे अपनी भावनाओं को सामान्य की तरह नहीं व्यक्त कर पाते। मतलब जो इमोशंस होते हैं, हमें कुछ चाहिए या हमें जो भी सामान्य की तरीके से एक आम बच्चा व्यक्त कर देता है कि मुझे ये चाहिए, या यूँ कहें कि इस तरीके की एक्टिविटी, तो वो तुरंत कर लेता है और अपनी भावनाओं को जो भी उसे चाहिए होता है व्यक्त कर देता है। बट इनमें ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट है किसी घटना या क्रिया को बहुत कम समय तक याद रख पाते हैं। यानी कोई घटना घट गई, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, या यूँ कहें कि पास पड़ोस में किसी से झगड़ा हो गया, या यूँ कहें कि कोई खेल आ गया करने, गांव में बहुत सारी जो गतिविधियां होती रहती हैं, कोई नया व्यक्ति आ गया या कुछ करके गया, कोई प्रोग्राम हुआ, तो वो सारी घटनाओं को भी ये याद नहीं रख पाते हैं। नेक्स्ट है चलने एवं क्रियाकलाप में असामान्यता देखने को मिलती है, यानी कि चलने फिरने में भी प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों में कमी देखने को। नैतिक मतलब जो हमारा व्यवहार होता है, किसी से कैसे बातचीत करना है, दूसरों कैसे अपने आप को पेश आना है दूसरों के सामने। पेश मतलब कैसे अपने किसी के सामने खड़े होना है, बैठना है, बातचीत करना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। सीमित बुद्धि का होना, यानी कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह बुद्धि नहीं होती। मान लीजिए कि एवरेज, जैसे कि हम मानते हैं कि 90 से 110 है बुद्धि सामान्य में, लेकिन इनकी उतनी नहीं होती है, ये 70 से भी नीचे होते हैं, उस कैटेगरी में ये लोग आते हैं। व्यवहारिक समस्या भी देखने को मिलती है, किसी से अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, किसी के पास अपने आप को सही से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा सामाजिक समायोजन, सामाजिक अंतःक्रिया की क्षमता में भी कमी देखने को मिलती है, यानी कि जो सोशल एडजस्टमेंट या सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि जो समाज में जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में जानने के लिए, उनको समझने के लिए हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो वो इनको प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इनका जो मेंटल प्रोसेस होता है वो सामान्य की तरह नहीं होता। भाषाई क्षमता में भी कमी देखने को मिलती है, यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो लैंग्वेज कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो भी इनमें कमी देखने को मिलती है। संप्रेषण की समस्या देखने को मिलती है, और इन सभी समस्याओं के कारण जब भाषा, सीधी सी बात है, अगर भाषाई क्षमता नहीं होगा तो संप्रेषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि संप्रेषण के लिए भाषा आधार माना जाता है। उत्साह में कमी देखने को मिलती है, जैसे सामान्य बच्चा किसी चीज़ को देख करके बड़ा उत्साही हो जाता है, तो इनमें वो नहीं दिखता, इनमें उत्साह जगाना पड़ता है, एक प्रकार का प्रॉम्प्टिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है ताकि ये लोग एक्टिव हो जाएं किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है स्वयं से नए विचारों के निर्माण में समस्या आती है। स्वयं से नए विचार नहीं आ पाते हैं। अगर किसी क्षेत्र से संबंधित, कंटेक्स्ट से संबंधित, संदर्भ से संबंधित अगर कही जाए कि कोई विचार उत्पन्न करो, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है और ये नहीं कर पाते। भौतिक समस्या देखने को मिलती है, यानी कि चलने फिरने में समस्या, किसी चीज़ को पकड़ने में या पेन पकड़ना हुआ तो इनको समस्या होती है, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है, यानी कि जो बहुत ही जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है किसी कार्य पर अधिक देर तक ध्यान ना दे पाना, यानी कि अटेंशन पावर इनमें नहीं होता है। और खास करके बहुत ही एक लिमिट समय होता है, हर चीज़ की सीमा है इनके पास। क्या, कब, कैसे एवं क्यों का पता नहीं होता है। मगर किसी काम को करना है तो क्या करना है, ये क्या है और कब करना है, अगर कह दिया जाए कि कल ये काम करना है तो वो भूल जाएंगे। कैसे करना है, क्यों करना है, इसका भी पता नहीं होता है। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अभी हम जो नेक्स्ट जानेंगे, यानी कि इससे पहले जो हमने विशेषताएं जानी, उसके बाद मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्ट या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो इनका क्लासिफिकेशन कैसा कैसा है उनके बारे में भी हम जानते हैं अच्छे से। ये क्लासिफिकेशन जानते हैं। बौद्धिक अक्षमता को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि 3 टाइप्स में, 3 पार्ट्स में। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और पूरा देखिए। सबसे पहला है मेडिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हम चिकित्सकीय वर्गीकरण कहते हैं। और दूसरा है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हम मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण कहते हैं। और तीसरा है शैक्षिक वर्गीकरण, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, जिसे हम शैक्षिक वर्गीकरण कहते हैं। तो ये 3 भाग हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम अभी जानते हैं। सबसे पहला हमारा है मेडिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हम चिकित्सकीय वर्गीकरण जो पहला है इसे हम कहते हैं। चिकित्सकीय लक्षणों एवं प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के अनुसार बौद्धिक क्षमता को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, यानी कि इसके आधार पर भी हम अलग अलग वर्ग बांट दिए हैं। जैसे कि चिकित्सीय में संक्रमण एवं नशा, यानी कि इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन। अब संक्रमण देखिए या नशा, यूँ कहें कि पहले भी अगर माँ ऐसा करती है तो नुकसान होता है, और अगर बच्चा पैदा होने के बाद अगर उसको संक्रमण हो जाता है और उस बाद में नशे की लत लग जाती है 18 साल से पहले, तो ये समस्या देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर माँ भी करती है तो भी उसे ऐसी समस्या मानसिक मंदता से प्रभावित हो सकता है। तो इसीलिए माता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मानसिक एवं शारीरिक कारक, जो मेंटल एंड फिजिकल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। अगर मानसिक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है तो वो बौद्धिक क्षमता की श्रेणी में आ जाएगा। और शारीरिक कारक बहुत सारे होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती इनसे। पोषण, न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण, ये भी एक कारक है, जो इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन के बिना तो कोई भी व्यक्ति हो जिंदा रहना, या यूँ कहें कि जो एक पावर होता है जनरेट होता है किसी व्यक्ति के शरीर में, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे विटामिन्स वगैरह मिलते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन में। तो खास करके जब माँ गर्भवती होती है उस समय भी चाहिए होता है उसे, ताकि बच्चा जो पैदा होगा तो वो बेहतर होगा, उसे कोई समस्या नहीं होगी। या यूँ कहें कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे बाद में उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। जन्म पूर्व अज्ञात कारण, यानी कि जन्म नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। मान लीजिए अगर माँ से रिलेटेड लिया जाए, क्योंकि हम माँ को ही लेंगे। जन्म से पूर्व तो गर्भ में रहता है वो, और जब गर्भ में रहता है तो माँ को ऐसी गतिविधियाँ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो नशा हो या किसी भी तरीके का जो अननेसेसरी एक्टिविटीज, जो भारी वजन या धूम्रपान एवं विभिन्न प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज जो नहीं करनी चाहिए, गलत दवाओं का सेवन या बिना डॉक्टर की सलाह की कोई एक्टिविटी अगर ऐसी करती हैं तो समस्याएं दिखती हैं। गर्भधारण संबंधी रोग, यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज़ भी बहुत सारे होते हैं, जो कि हमेशा डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए ताकि समस्या ना हो। साथ ही बार बार एक्सरे वगैरह भी नहीं कराने चाहिए। और साथ में ये भी कि 18 साल से पहले गर्भधारण नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी समस्या होती है अगर हो जाता है तो। पर्यावरणीय कारक, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बच्चा जन्म ले लेता है, बाद में उसे जो एक इन्वायरमेंट होता है, अगर वो उसे गलत मिल गया या उसको गलत तरीके से इफ़ेक्ट हो गया तो मेंटली प्रभावित हो जाता है। मान लीजिए इन्वायरमेंट मतलब आसपास के जो लोग हैं, जो समाज है, जो समायोजन करने की क्षमता, अगर उसको वैसा माहौल नहीं मिला जो एक सामान्य बच्चे को बेहतर मिलता है, तो शायद वो उसके लिए समस्या हो जाएगी।
नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति का आकलन और उसका आकलन कर उसका बौद्धिक स्तर जो भी बुद्धिलब्धि होता है उसको ज्ञात किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की बुद्धिलब्धि ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है और वो सूत्र है IQ बराबर MA/CA/100। यानी कि जो IQ, इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। IQ का फुल फॉर्म, MA का फुल फॉर्म, CA का फुल फॉर्म। तो ये एक सूत्र है जो बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का। अब हम जानते हैं थोड़ा सा जो कैटेगरीज हैं कि माइल्ड कैटेगरी, मॉडरेट कैटेगरी, और साथ में उस कैटेगरी में उसका IQ कितना होता है। जैसे अगर बॉर्डर लाइन का अगर हम ID को देखें तो बॉर्डर लाइन में जो 70 से 85 या 90 तक जो IQ होता है वो बॉर्डर लाइन के अंतर्गत आता है। माइल्ड कैटेगरी में जो ID होता है, माइल्ड कैटेगरी में वो 50 से 70 के बीच आता है। जो मॉडरेट कैटेगरी में होता है ID का बच्चा वो 35 से 50 की कैटेगरी में आता है। और जो सीवियर होता है वो 20 से 35 और जो प्रोफाउंड लेवल की कैटेगरी में होता है, यानी कि सबसे लास्ट जो बिलो 20, जो कि ये IQ जो ना के बराबर या किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम कस्टोडियल है, जो कि पूरी तरीके से बिना देख रेख के कुछ उसका हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो अब हम जानते हैं थोड़ा सा, ये देखिए पूरा आपने देखा कि किस तरीके से कितना कैटेगरी में, किस कैटेगरी में कितना IQ होता है। अब हम देखिए जैसे IQ का फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। MA का फुल फॉर्म क्या है, मेंटल एज। CA का फुल फॉर्म क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ में जो ID जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फुल नेम भी कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछता है और जब हमें पता नहीं होता तो हम नहीं कर पाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि अगर कोई बॉर्डर लाइन का बच्चा होता है, सीमा रेखा वाले जो बौद्धिक अक्षम बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है, बुद्धिलब्धि वो 70 से 85 अथवा 90 तक की होती है। इस श्रेणी के बच्चों की पहचान कम हो पाती है क्योंकि ये सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए मिलते हैं। लेकिन जब पहचान हो जाती है तब इनके अनुसार व्यवस्था भी की जाती है, क्योंकि इनके लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी पड़ती है, तभी ये बेहतर सीख पाते हैं। जो माइल्ड कैटेगरी के होते हैं, ऐसे जो बौद्धिक अक्षम बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है वो 50 से 70 होती है। ऐसे बुद्धिलब्धि बच्चे अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि दैनिक जीवन जो दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप होती हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि कर लेते हैं। जैसे कि सुबह जगना, उठना, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करना, नित्य क्रिया करना, तो ऐसी एक्टिविटीज़ वो आराम से कर लेते हैं। इन्हें सामाजिक, शैक्षिक एवं सूक्ष्म गामक कौशल के क्षेत्र में विकसित किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो सामाजिक कौशल होते हैं वो में नहीं होते हैं, तो उनके लिए डेवलप किया जाता है, सिखाया जाता है शिक्षा में। और सूक्ष्म गामक जो एक माइक्रो जो मोटर स्किल होता है कि किसी चीज़ को पकड़ना, कैसे उसे एक्टिविटी करना है, लेकिन उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है, ये सब अपने आप डेवलप नहीं हो पाता है। अब मॉडरेट लेवल को अगर देखते हैं तो ऐसे बौद्धिक अक्षम बच्चों की जो बुद्धिलब्धि होती है वो होती है 35 से 50। इनमें सामाजिक जागरूकता कम होती है। इन्हें दैनिक जीवन के क्रियाकलाप संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि इनको ट्रेनिंग चाहिए। दैनिक जीवन में भी जो क्रियाकलाप होते हैं वो भी ये नहीं कर पाते। दैनिक जीवन मतलब खुद से खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना, ये हमारा जो रूटीन होता है डेली का, तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाना पड़ता है। और जो गंभीर, जो सीवियर कैटेगरी के होते हैं, इनकी जो बुद्धिलब्धि होती है 20 से 30 होती है। इन्हें अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। इनको स्वयं की देखरेख जैसे कौशलों में निपुणता हेतु अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इनमें किसी तरीके की निपुणता ही नहीं होती। और ये जो सबसे अति गंभीर होता है कि मतलब प्रोफाउंड लेवल की कैटेगरी में 20 से कम इनका बुद्धिलब्धि होता है, इन बच्चों की हमेशा देखभाल की ज़रूरत होती है। ये पूरी तरह दूसरों पर आश्रित होते हैं। बिना दूसरों के ये खाना भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो इनके लिए एक अलग से पूरा केयर टेकर की ज़रूरत होती है। अगर घर में है तो एक व्यक्ति 24 घंटे इनकी जिम्मेदारी के लिए चाहिए।
इनकी एक्टिविटी करने के लिए चाहिए। तो ये सारे हमारे कैटेगरीज हैं। अब हम तीसरे नंबर पे जानते हैं शैक्षिक वर्गीकरण, यानी कि एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत बच्चों के क्रियाकलाप एवं कार्य संपादन करने के स्तर का आकलन किया जाता है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल, यानी कि शिक्षणीय बौद्धिक अक्षम। दूसरा है प्रशिक्षणीय बौद्धिक अक्षम, यानी कि ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रन जो होते हैं। और जो तीसरा है कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल, संरक्षणीय बौद्धिक अक्षम। इन सब का फुल फॉर्म भी बहुत पूछता है। अब देखिए, मान लीजिए EMR या EID के बारे में अगर पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि EMR या EID जो कि एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन अगर EMR होता है, अगर EID पूछ लेता है तो एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है जो सेकंड जो TMR या TID, तो TMR अगर है तो ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन, या TID मतलब ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल। अब तीसरा देखिए CMR या CID, तो CMR मतलब कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन और CID मतलब कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल। अब CID जो क्राइम ब्रांच से रिलेटेड होता है, अगर आप उसका फुल फॉर्म लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि CID का फुल फॉर्म भी कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इनका हम डिटेल में जानते हैं कि जो शिक्षणीय बौद्धिक जो अक्षम होते हैं, जो एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, इनके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है। ये समाज में अच्छी तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को कार्य के अनुसार सिखाया जाता है। व्यावसायिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशल का विकास भी इनके अंदर किया जा सकता है। लगभग 90% बच्चे स्कूली शिक्षा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जिनकी जो बुद्धि लब्धि इतनी होती है वो काफ़ी कौशल सीख जाते हैं। बहुत सारे कौशल की ट्रेनिंग इनको दी जाती है। आराम से ये पूरी तरीके से एडुकेबल होते हैं। और जो नेक्स्ट होते हैं ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल, यानी कि प्रशिक्षणीय बौद्धिक अक्षम, यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 35 से 50 के बीच होती है। ऐसे बौद्धिक अक्षम बच्चे दिन प्रतिदिन के कार्य में निपुण होते हैं। इन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्हें कुछ क्षेत्रों जैसे कि कपड़े पहनने, नित्य क्रिया, खाने पीने एवं सामाजिक समायोजन में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कपड़े पहनने जो कि हमारा बहुत ज़रूरी है, बिना कपड़ों के हम नहीं समाज में रह सकते, क्योंकि समाज ने हमें ये आदेश दिया है, या हमारा एक कोड है समाज में रहने का। नित्य क्रिया जो सुबह उठते हैं, टॉयलेट जाना, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़, नहाना, इसके अलावा खाने पीने एवं सामाजिक समायोजन, इस तरीके का भी इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। वाक एवं भाषा विकास सीमित होता है, यानी कि जो हमारा स्पीच होती है, जो लैंग्वेज होता है, वो भी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। वो भी एक सीमित कैटेगरी में होता है। और लगभग 10% बच्चे शिक्षा का लाभ उठा पाते हैं, ज़्यादा सीख नहीं पाते, क्योंकि ये जो 35 से 50 IQ वाले बच्चे होते हैं, इनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और ट्रेनिंग के लिए जो भी हमारे पास इक्विपमेंट हैं, जो भी TLM होते हैं, उन सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से जो एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनकी तरह नहीं हो पाते। और जो तीसरा है कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल, जिसको हम संरक्षणीय बौद्धिक अक्षम कहते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 20 से नीचे होती है। ऐसे बौद्धिक अक्षम बच्चे दिन प्रतिदिन के कार्य में भी निपुण नहीं होते या कर ही नहीं पाते। इन्हें विशेष तरह की देखरेख की ज़रूरत होती है। अधिकांश बच्चे बहुविकलांगता के शिकार हो जाते हैं। बहुविकलांगता के शिकार क्यों हो जाते हैं? तो सीधी सी बात है, जब वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिजिकली प्रॉब्लम हो जाएगी, मेंटली प्रॉब्लम है ही ऑलरेडी, लैंग्वेज प्रॉब्लम है ही ऑलरेडी, और बहुत सारे बच्चे तो रिस्पॉन्स भी नहीं देते। तो जब एक साथ कई सारी समस्याएं हो जाती हैं तो हम बहुविकलांगता की श्रेणी में भी इनको रख देते हैं। तो ये रहा तीनों का डिस्क्रिप्शन। अब हम जानते हैं मानसिक मंद या बौद्धिक अक्षम बच्चों की जो शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी।
तो मानसिक मंद बच्चों के लिए शैक्षिक आवश्यकताएं कैसे? अगर आप देखें तो हर व्यक्ति के लिए शिक्षा जरूरी होती है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। वो किसी भी तरीके की शिक्षा हो सकती है, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो या नॉन फॉर्मल हो, यानी कि औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक, किसी भी तरीके की हो, लेकिन शिक्षा जरूरी है और मूल साधन है मानव विकास का। शिक्षा के बिना मनुष्य क्या है? पशु के समान है। जिस तरह एक सामान्य बच्चे को समाज में समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाते हैं, उसी तरह विशेष विद्यार्थियों को भी प्रदान करने चाहिए, तभी समाज का उत्तरोत्तर विकास माना जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी आजकल व्यवस्थाएं काफ़ी हुई हैं और हो रही हैं, लेकिन मानसिक मंद बच्चे सामान्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते। इसलिए विशेष शिक्षकों, विशेष संसाधनों एवं विशेष तौर तरीकों की ज़रूरत पड़ती है। जरूर स्पेशल एजुकेटर ही इनको पढ़ा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति इनकी ना तो देखभाल कर सकता है और न ही किसी भी तरीके का इक्विपमेंट का यूज कर सकता है, क्योंकि जो विशेष शिक्षक होते हैं उनको मानसिक मंद या जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग मिली होती है, इसलिए वो बेहतर कर पाते हैं इनके लिए ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से। साथ ही जो जिन मार्क एटार्ड ने मानसिक मंद बच्चों के अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन से संबंधित पुस्तक लिखी, जिसका नाम द विल्ड बॉय ऑफ एविरॉन था, जो पूरी तरीके से इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, किस तरीके से इनके लिए टेक्निक्स का यूज करना है, बहुत सारी बातें इस पुस्तक में लिखी हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनके लिए कार्य था, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक थी। और एक डॉक्टर उषा ग्रोवर और श्री रवि प्रकाश सिंह 2014 में इनके द्वारा लिखी गई जो बौद्धिक अक्षमता निर्देश पुस्तिका, ये एक बुक है निर्देश पुस्तिका टाइप की। इसमें मानसिक मंद बच्चों से संबंधित गतिविधियां उल्लिखित हैं। एकदम टोटल जानकारी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। एमआर बच्चों से संबंधित, उनके हर क्षेत्र से संबंधित इसमें सारी गतिविधियां, सारे पॉइंट, सारे बिंदु लिखित हैं। आप इसे जरूर पढ़िए। तो ये था शैक्षिक आवश्यकताएं, जो कि और आगे हमारे बिंदु हैं, ये हम शिक्षा से संबंधित थोड़ा पॉइंट जाने थे। हम मानते हैं, ये जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नीड्स इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्योंकि सामान्य बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें कुछ न कुछ ऐसे आविष्कार करने की ज़रूरत होती है, कुछ न कुछ ऐसे नए तरीकों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ न कुछ ऐसे नए उपकरणों की ज़रूरत होती है, जिससे ऐसे बच्चे जो सामान्य से अलग हैं, जिनकी विशेषताएं अलग हैं, आवश्यकताएं अलग हैं, उनके हिसाब से शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, उनके बारे में हम जानते हैं। क्या होती हैं बौद्धिक अक्षम बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं, जो कि निम्नलिखित है, इनके बारे में हम जानते हैं। उचित कक्षा व्यवस्था, एप्रोप्रिएट क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैम को देखिए किस तरीके से बच्चों के साथ घुल मिल करके इनको फंक्शनल बेस सिखा रही हैं। क्योंकि जो मानसिक मंद बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम होता है, उसको हम फंक्शनल करिकुलम के नाम से जानते हैं, कार्यात्मक पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। क्योंकि यदि आप इनको एक्टिविटी बेस्ड नहीं सिखाएंगे तो ये सीखने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार की बहुत ही एक अलग ही स्पेसिफिक इनकी जो विशेषताएं हैं, वो क्रिया आधारित ही सीखते हैं। इनको स्थिरता के साथ नहीं सिखाया जा सकता। तो कक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं हों, शिक्षक उनके हिसाब से हो, विशेष शिक्षक हो जो इनकी सारी आवश्यकताओं को, विशेषताओं को जानता हो। ये भी मैम है जो एक्टिविटी करा रही हैं एमआर बच्चों से संबंधित। तो किस तरीके से हम उचित कक्षा व्यवस्था करते हैं और कैसे इनके लिए चेयर होनी चाहिए, कैसे इनके लिए टेबल होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर नुकीला हुआ, थोड़ा सा भी अगर कोई भी ऐसा नुकसानदायक हुआ तो ये खुद को चोट पहुंचा लेंगे और दूसरों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जो कि बोलती हुई दीवार के अकॉर्डिंग,
हर दीवार में हर एक तरीके का पोस्टर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से रिलेटेड, जो इनके दैनिक क्रियाकलाप से संबंधित हो, इनके जो डेली यूज़ के वर्ड्स हो, उन सब से संबंधित होना चाहिए, तभी अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है विशेष शिक्षक। स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत बहुत होती है। बिना स्पेशल एजुकेटर के सीखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर जो होता है वो जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं उनकी सभी विशेषताओं को बहुत अच्छे से जानता है और बहुत अच्छे से उनके बारे में जान करके वो टीचिंग प्रोवाइड करता है। स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों के लिए हमेशा, क्योंकि हेल्थ इनका पूरी तरीके से हमेशा बेटर नहीं रहता है, क्योंकि मानसिक रूप से बेहतर नहीं रहते, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्लासरूम में हो, पढ़ाते समय हो, कि इनका किस तरीके से हम इनको ध्यान में रखें ताकि ये हेल्थ रूप से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ये भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। मिट्टी के बर्तन बनवाना, विभिन्न प्रकार की कटिंग, पेज कटिंग, पेज की सेटिंग, फोटोकॉपी मशीन में भी ये काम कर सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज कराने से इनके लिए बहुत फ़ायदा होता है। अपना जीवन यापन करने के लिए इनको वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ये बहुत सारे ऐसे मानसिक मंद बच्चे होते हैं जो सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनके लिए ऐसी भी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से उस लायक नहीं बन पाते जो सामान्य बच्चे होते हैं। तो इसलिए इनको जीवन जीने से संबंधित, उनके जीवन अवधि जो बेहतर हो जाए उससे संबंधित हम गतिविधियों को कराते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है इनके लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो शायद इन बच्चों को हम 1% भी डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षक को हमेशा चाहिए कि इनके प्रति जो सकारात्मक व्यवहार दिखाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस समय आप इनको टीच कर रहे हों, जिस समय आप इनको सिखा रहे हों, जिस समय आप इनसे बात कर रहे हों, वो आपसे जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं वो सही तरीके से व्यवहार करें, क्योंकि इनमें समस्या होती है। कुछ भी कर सकते हैं, जो इनके पास सामग्री है, हो सकता है आपको ही थ्रो करके मार दें, हो सकता है आपको गुस्सा है, लेकिन आपको टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि टीचर का जो सबसे पहला टी जो लेटर होता है उसको टॉलरेंस कहते हैं। और अगर सहनशील शिक्षक नहीं है, सकारात्मक शिक्षक नहीं है, तो वो शिक्षक भी कहलाने के लायक नहीं होता है। दिस इज द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर। और खास करके जब वो स्पेशल एजुकेटर हो, जब विशेष शिक्षक हो, क्योंकि रिहैबिलिटेशन का फील्ड इतना आसान नहीं है। मनोरंजनात्मक अवसर देना, गिव रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा उनको एक जगह बैठा नहीं सकते आप। उनको खेलने के भी अवसर देने चाहिए, विभिन्न प्रकार के जितने भी गेम होते हैं इनसे संबंधित उनको मौका देना चाहिए। अनुकूलन, एडाप्टेशन बहुत ज़रूरी है। जब पढ़ा रहे हों, विभिन्न प्रकार की सामग्री का एडाप्टेशन, विभिन्न प्रकार के कंटेंट का एडाप्टेशन, विभिन्न प्रकार के ऐसे टूल्स का एडाप्टेशन, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का एडाप्टेशन जो इनके लिए उपयोगी हो, वो करना चाहिए। कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस के द्वारा इनको सिखाना चाहिए। टास्क मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर। हम इनको एक बड़े रूप में जैसे सामान्य बच्चों को सिखाते हैं वैसे नहीं सिखा सकते, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं, विशेषताएं बिल्कुल अलग हैं। तो ये चीज़ें हमको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल भी इनको सिखाना है। परिमार्जन, मॉडिफिकेशन, बहुत कई बार ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा कंटेंट है, अगर हम उसे बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कई बार समझाने के बाद जब नहीं हो पाता, एडाप्टेशन के बाद भी नहीं हो पाता, तरीके बदलने के बाद भी नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, कई मटेरियल ही चेंज करते थे, हम दूसरा मटेरियल यूज करते हैं, दूसरा TLM बनाते हैं, दूसरा कंटेंट लेते हैं बहुत सारी, और अगर कंटेंट है भी तो उस कंटेंट में छोटा कर देते हैं उसको। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, जो कि बहुत ज़रूरी है इनके लिए, तभी इनके बारे में एक बेहतर जानकारी, व्यक्तिगत इतिहास इनका पता चल सकता है, जिसके लिए हमें एक बेहतर शिक्षक और बेहतर स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता होती है। स्वयं सहायता कौशल, सेल्फ हेल्प स्किल को सिखाना जरूरी है। देखिए, एक सामान्य बच्चे को डायरेक्ट आप कक्षा में बहुत सारी चीज़ें क्लासरूम में सिखा सकते हैं, लेकिन इनके लिए जो एजुकेशन है वो इनकी ज़िंदगी है।
ये खुद से अपना काम कर लें, वो सिखा दें, आप सबसे बड़ा एजुकेशन है इनके लिए। जिनके अंतर्गत खाना, ये सही से जो इनका मोटर स्किल होता है, जो हाथ की उंगलियां होती हैं वो बेहतर काम ना कर पाने के कारण ये खाना नहीं खा पाते, तो इनको आप खाना खाने की जो ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं कि वो खुद से कैसे खाना खा सकें। इसके अलावा ड्रेसिंग, जो कपड़े पहनना है, बटन लगाना होता है, क्योंकि बटन लगाने में, कपड़े पहनने में, जूता बांधने में, टिफ़िन या बैग पैक करने में हमें बहुत अच्छे मोटर स्किल की आवश्यकता होती है। जब तक मोटर स्किल अच्छा नहीं होगा तब तक हम कपड़े नहीं पहन सकते। तो ये भी इनको सिखाना, हमेशा ट्रेनिंग देना। जूते पहनना, जो फुटवियर होता है वो भी सिखाना। कंघी करना, कॉम्बिंग, क्योंकि ये सब सेल्फ हेल्प स्किल है, हमेशा नहीं व्यक्ति तो खुद से कैसे कर सके ये ज़रूरी होता है। नेल कटिंग, जो नाखून काटना होता है, तो ये भी उसको सिखाना। ईयर क्लीनिंग, कान की सफाई, लेकिन कान की सफाई एक लिमिट दायरे में रह करके सिखाना। ऐसा नहीं कि वो कितनी भी लंबी कोई सुई हो, कोई ऐसा तिनका हो, कोई ऐसी लकड़ी हो जो डाल दे कान में और पता चले कि कान का पर्दा या जो ईयर ड्रम होता है वही फट जाए, तो सुनने की बजाय, साफ़ सफाई करने के बजाय वो पूरा कान ही साफ कर दे। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, ये भी चीज़ें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से उसको सफाई का इंस्ट्रक्शन देना है, किस तरीके से उसको सिखाना है ताकि नुकसान ना हो सके। टूथ ब्रशिंग, जो ब्रश करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। सुबह उठना, ये तो डेली रूटीन का काम है, तो कैसे करना, किस तरीके से करना, पहले क्या करना, ब्रश पकड़ना, कैसे उसमें पानी डालना, किस तरीके से उसमें पेस्ट लगाना, तो क्या करना, ये सारी चीज़ें उसको सिखाना। बाथिंग, नहाना, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी चीज़ें ये हमारे पॉइंट्स हैं, इन सब में हम एडॉप्टेशन करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो चम्मच ऐसा बना देते हैं कि पकड़ सके। कपड़े पहनते हैं तो मोटर स्किल डेवलप करने के लिए हम एक्टिविटी कराते हैं। चाहे कंघी करना हो, नाखून काटना हो, कान की सफाई, या ब्रश करना हो, तो हम ब्रश मान लीजिए कि छोटा है, पतला है तो नहीं पकड़ पाता, तो उसमें एडॉप्टेशन करते हैं। नहाना होता है तो हम जो टोटी होती है नल की, उसको किस तरीके से हम एक्टिवेट कर सकते, किस तरीके से उसमें एडॉप्टेशन कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, बाल्टी, मग, क्योंकि अगर इनके हिसाब से बनाएंगे तो ही सेल्फ हेल्प स्किल इनके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट है प्रॉम्प्टिंग, सहयोग, एक प्रकार से इनके अंदर उत्साह उत्पन्न करना, इस तरीके से मदद करना क्या है। हम सबसे पहले शाब्दिक सहयोग, जब वर्बल प्रॉम्प्टिंग होता है, मदद कर सकते हैं। शब्दों के द्वारा इनको इंस्ट्रक्शन देना, या हम जब कुछ भी चीज़ सिखाते हैं या खुद के लिए इनके लिए अडॉप्टेशन करते हैं या कोई एक्टिविटी करा रहे होते हैं, तो हम इनका शाब्दिक शब्दों के द्वारा सहयोग करते हैं। हम उसमें अपना खुद से शामिल नहीं होते, हम शब्दों के द्वारा बोलते हैं ये करना है, या किसी एक्टिविटी को करना है, या किसी में जोड़ना है कुछ, या किसी में किसी चीज़ से हटाना है, तो इनको हम शब्दों के द्वारा इनको प्रॉम्प्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। सांकेतिक के हाव भाव सहयोग द्वारा, गेस्चर प्रॉम्प्टिंग जिसे हम कहते हैं, कि अगर किसी चीज़ को हमें सिखाना है तो हम किसी संकेत के द्वारा सिखा सकते हैं, किसी इमेज के द्वारा सिखा सकते हैं। बेहतर हम खुद एक संकेत हो सकते हैं, शिक्षक जिस चीज़ को सिखाना है वो हम खुद बन करके आ जाएं, किसी भी तरीके का चित्र हो, कुछ भी मॉडलिंग हो, तो आप ऐसे भी सिखा सकते हैं। आप खुद ऐसे मॉडल के रूप में हाव भाव अपने व्यक्त कर सकते हैं ताकि वो सीख सकें। और फिजिकल सहयोग, मान लीजिए जैसे उनको लिखना सिखाना है, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप पकड़कर, हाथ पकड़ करके सिखाते हैं, तो इस तरीके का प्रॉम्प्टिंग सहयोग भी करते हैं। तो ये पूरा जितना भी पूरा वीडियोस था, ये हमारा जो मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनसे रिलेटेड था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए। साथ ही चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ वो उठा सकें और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उनकी भी हो सके जैसे आपकी हो रही है। थैंक यू सो मच।